हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 3 जनवरी और आज के वीडियो में हम 3 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो उसका जवाब भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, IOCL ने किस राज्य में क्षय रोग के खतरे से लड़ने में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को प्रथम आयाम सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, अरुण आदित्य को। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ के यानी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट को लेकर के विवाद चल रहा है? तो इसका विवाद जो है वो यूपी में चल रहा है। अगला है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल किस देश में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, स्कॉटलैंड में। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म मेकर नितिन मनमोहन का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ये जो है ब्राज़ील से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, माई प्लान 8 ने। अगला है, हर वर्ष नए साल पर 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक परिवार दिवस। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। दोस्तों बनारस में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अब भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि कैंट स्टेशन से गौदौलिया तक के सफ़र के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। यानी कि अब देश का जो पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है वो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये बनारस में किया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। राज्य में वाराणसी कैंट से गौदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए बजट की पहली किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि रोपवे जो सेवा है वो हमारे देश में कई सारी जगहों पर है रोपवे की सेवा। आप लोग जानते हैं रोपवे क्या होता है? रोपवे यानी कि एक रोपवे का मतलब क्या है कि रोपवे यानी कि रस्सी के माध्यम से जो रास्ता होता है उसको रोपवे कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर अधिकतर आपको ये मिलता है देखने को, यानी कि एक ऊपर केबल होगी और उसके नीचे जो है एक कह सकते हैं आप एक डिब्बे नुमा आकार का होता है, उसमें लोग बैठ के लगभग 8 से 10 लोग उसमें आते हैं और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हिल स्टेशन पर अधिकतर ये मिलते हैं, हिल जो एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, तो उसी को कहते हैं रोपवे। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये जो रोपवे है वो वैसे देखा जाए देश में तो कई सारी जगहों पर है, लेकिन अभी ये जो वाराणसी में बनने जा रहा है ये कैसा है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल रोपवे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोपवे है वो वाराणसी में बनाया जाएगा।
वैसे और भी जगहों पर है, वो कैसा है, तो वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए होता है, लेकिन वो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट भी जो है सबसे पहले देश में कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, तो ये वाराणसी में। अगला है, किस प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ और जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे। यानी अभी तक क्या था, प्रदेश में जो खेती से संबंधित थे, इससे रबी की खेती है, खरीफ है, जायद की खेती है ना, इसमें क्या होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जो भी नुकसान हुआ उसके आंकड़े वो कैसे जुटाए जाते थे, तो वो जो है अनुमान के आधार पे। इसी प्रकार से उत्पादन कितना हुआ वो भी अनुमान के आधार पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी खेती का सर्वे किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक चला तो 1 साल बाद यह साफ साफ पता चल सकेगा कि किस जिले के किस किसान के पास कितनी खेती है, क्योंकि जो सर्वे है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। रबी, खरीफ और जायद में उसने कितने रकबे में क्या क्या बोया और कितना बोया, उसे कितना उत्पादन हुआ, इन सब के सटीक आंकड़े मिलेंगे और इनका डिजिटलीकरण भी होगा। तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी अब जो है क्या होगा, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा और उससे ये पता चलेगा कि किस किसान के पास कितनी खेती है, उसने किस फसल में क्या बोया, कितना उससे उत्पादन हुआ। ये सारी चीज़ें जो है अब ये सटीक पता चल सकेंगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर भी अब खेती का सर्वे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट किस शहर में बनाया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, वृंदावन में। दोस्तों, योगी सरकार की ओर से वृंदावन में, कहाँ पे, वृंदावन में देश का सबसे बड़ा शहर वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इससे वृंदावन के ग्राम सुनरक के पास 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा सौभरी नगर वन के नाम से विकसित किया जाएगा। ठीक है, किस वन के नाम से, तो सौभरी नगर वन, इस नाम से इसको विकसित किया जाएगा। और यह है क्या, तो शहर वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। भविष्य में इसी वन में बंदरों के रखने की व्यवस्था भी होगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा जो सिटी फॉरेस्ट है, शहर वन है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी एरिया में ये विकसित किया जाएगा, तो 130 हेक्टेयर भूमि पर ये विकसित किया जाएगा, शहर वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट, और इसे नाम भी दिया गया है, तो किस नाम से, तो सौभरी नगर वन के नाम से इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में बनाई जा रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। यह सुरंग नदी के तल से 13 मीटर और जमीन के स्तर से 33 मीटर नीचे है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो सुरंग ये बन रही है ये नदी तल से 13 मीटर और जमीन के स्तर से 33 मीटर नीचे है। इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया जा रहा है और इसकी लागत कितनी आ रही है, तो लगभग 120 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। सुरंग जब बन जाएगी तो उसके बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी, क्योंकि ये जो सुरंग है वो 520 मीटर की बनाई जा रही है, तो 520 मीटर की जो दूरी है वो मेट्रो के माध्यम से महज 45 सेकेंड में तय कर ली जाएगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में बताया कि भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग दिसंबर 2023 तक पूरी हो सकती है। हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जो है इसे कहीं नोट भी कर लेंगे ताकि आप जो है इसे बार बार रिवाइज भी करते रहें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको कि भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ पे बनाई जा रही है, या कह दिया जाए कि भारत की पहली
अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है, तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। और किस नदी के, तो ये भी याद रखना है, हुगली नदी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ पे बनाई जा रही है, पश्चिम बंगाल में। अगर ये भी कहा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में एलोन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड अर्नोल्ट। दोस्तों दिसंबर में जो एलोन मस्क हैं इनको पछाड़ करके लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी है LMVH, तो इसके मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के CEO एलोन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। दरअसल क्या हुआ कि जो एलोन मस्क हैं इनकी जो कंपनी है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और अभी जो है 200 अरब डॉलर की संपत्ति इनकी जो है कैसी हो गई है, कम हो गई है, यानी इनको गंवानी पड़ी है। और ये भी एक बड़ी बात है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले जो एलोन मस्क हैं ये दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं जिनकी 200 अरब डॉलर की संपत्ति कम हो गई है। पिछले एक साल से एलोन मस्क की जो कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रही है और दुनिया के नंबर 1 अमीर होने का तमगा भी उनसे छिन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति गिरकर 137 अरब डॉलर पर आ गई है, जो कि 4 नवंबर 2021 को अपने सबसे उच्चतम स्तर 340 अरब डॉलर पे थी। यानी कि एक साल के अंदर जो एलोन मस्क हैं उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई है। और 2021 में जब ये आंकड़े जारी किए गए थे तो 2021 में जो एलोन मस्क हैं उनकी संपत्ति कितनी थी, वो थी 340 अरब डॉलर। लेकिन अभी जो है दिसंबर 2022 की अगर बात की जाए तो इनकी जो संपत्ति है वो रह गई है केवल और केवल 137 अरब डॉलर। तब से एलोन मस्क 200 अरब डॉलर खो चुके हैं, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो एलोन मस्क हैं वो 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, तो नाम याद रखेंगे, बर्नार्ड अर्नोल्ट। ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। दोस्तों पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। ठीक है, कहाँ पे, याद रखेंगे, गुजरात के अमरेली में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो मोबाइल IVF लैब है इसका उद्घाटन किया किसने, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। उन्होंने कहा कि IVF मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया। इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो है वो कहाँ पे की गई है, तो गुजरात के अमरेली में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये देश में पहली बार ऐसा है जब IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दोस्तों ये जो IVF है तो इससे किस तरह का लाभ है, यानी ये है क्या IVF, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से जानवरों का रिप्रोडक्शन किया जाता है। इससे गोजातीय पशु जो हैं उनकी स्वदेशी नस्लों में सुधार होता है। इससे क्या होता है, इससे दूध के उत्पादन में वृद्धि होती है, ये भी एक लाभ है इससे, इसको समझेंगे। इसके अलावा जानवरों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ गर्भधारण स्थापित करने के लिए भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में क्या किया गया है, लगातार काम चल रहा है। तो इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इससे क्या हो, पशुओं के बारे में इससे जो है काफ़ी तरह का लाभ होता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद NRDC यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र PSU बनने के लिए तैयार किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहाँ पे, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और जो NRDC है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो आपसे यही पूछा जाएगा किसने उद्घाटन किया? तो जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगला है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, कौस्तव चटर्जी। और यहाँ पर आप कौस्तव चटर्जी की फोटो देख सकते हैं। दोस्तों, कौस्तव चटर्जी ये नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 19 वर्षीय जो कौस्तव हैं, इन्होंने GM मिस्त्रभा कुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। ये भी याद रखेंगे क्योंकि 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? कौस्तव चटर्जी। और 77वें कौन थे? तो आदित्य मित्तल, ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे। कोलकाता के रहने वाले हैं कौस्तव, पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। ये बात भी याद रखेंगे, अगर कहा जाए कि पश्चिम बंगाल के कौन से नंबर के हैं, तो पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं। कौस्तव ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल GM 2021 में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे इनको कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तव चटर्जी जो है, ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब दोस्तों, ग्रैंड मास्टर होता क्या है? आप लोगों ने कई बार सुना है 77वें ग्रैंड मास्टर बने, 78वें बन गए। तो ये ग्रैंड मास्टर है क्या? तो दोस्तों, ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ये शतरंज आप जानते हैं, शतरंज से संबंधित है। जो शतरंज खेल होता है उससे ये संबंधित है। और ग्रैंड मास्टर होता क्या है, कैसे बनते हैं ग्रैंड मास्टर? तो क्या है कि इसमें बनने के लिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक फिडे रेटिंग हासिल करनी होती है। ये इसमें क्या होता है, एक इसमें टारगेट होता है, आप समझ सकते हैं कि 2500 जो रेटिंग होती है उसको पार करना होता है, उसको अचीव करना होता है, वही खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बनता है। ठीक है, तो अभी जो है, जो कौस्तव चटर्जी हैं, इन्होंने 2500 जो फिडे रेटिंग थी और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म था, उसे इन्होंने हासिल किया और ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ग्रैंड मास्टर क्या है, तो किस खेल से संबंधित है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर जो है ये शतरंज से संबंधित होता है। और शतरंज के खिलाड़ी जो है, अगर वो 2500 की रेटिंग पार कर लेते हैं तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। तो भारत में अभी 78 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगला है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, लूला डा सिल्वा। दोस्तों, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यह वर्कर्स पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हैं। वह 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 1 जनवरी 2023 से वह तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनका नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरी बार ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बन रहे हैं, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। और दोस्तों, ब्राज़ील से याद रखेंगे कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो रियाल, ये ब्राज़ील की करेंसी है। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आपको 2 नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में अभी जो है
किस देश की महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी है, तो वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे आप स्लोवेनिया का, स्लोवेनिया का। तो स्लोवेनिया जो देश है यहाँ पर पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, पहली बार। उनका नाम क्या है, तो वो आप याद रखेंगे नताशा पर्क मुसर। ये जो है पहली बार स्लोवेनिया की महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी अभी तक स्लोवेनिया में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी और पहली बार नताशा पर्क मुसर जो है ये पहली बार स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। कब बनी थी, तो ये नवंबर महीने में बनी है 2022। इसके अलावा एक देश का नाम और याद रखेंगे और उसका नाम आपको याद रखना है पेरू। पेरू में भी पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, डीना बोलुआर्टे। तो ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और स्लोवेनिया की बनी है नताशा पर्क मुसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, क्योंकि अभी आपका जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीएससी का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका WTO है उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी थी। तो वो क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया था कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो इसी तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्लोवेनिया और पेरू में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला है, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्रोएशिया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में जो क्रोएशिया है इसने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया। 1 जनवरी 2023 की आधी राष्ट्रीय क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया और साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में शामिल हो गया। शेंगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। इसके साथ ही क्रोएशिया 20वां यूरोपीय यूनियन स्टेट बन गया जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य 1 जुलाई 2013 को बना था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि हाल ही में क्रोएशिया की जो करेंसी है वो चेंज हुई है और इसकी जो करेंसी थी कुना, उसको उसने बदल दिया है और अब क्रोएशिया की जो करेंसी हो गई है वो हो गई है यूरो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी बदलना एक बड़ी बात होती है। तो याद रखेंगे क्रोएशिया की जो करेंसी है वो आधिकारिक तौर पर यूरो को मान लिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ, किस देश की, तो क्रोएशिया के। तो दोस्तों ये थे 3 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कौन यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था, लक्ष्मी सिंह। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।